वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे डी मार्ट की केस स्टडी के बारे में। डी मार्ट की केस स्टडी जानने के लिए हमें कुछ फैक्ट जानने होंगे कि आखिर डी मार्ट इतना ग्रो कैसे कर गया। अदर कंपटीटर्स के होते हुए, लोकल किरानास के होते हुए डी मार्ट ने अपने आप को ग्रो कैसे किया। अदर कंपटीशन जैसे बिग बाज़ार है और रिलायंस का रिलायंस स्मार्ट पॉइंट्स है, तो ये सभी ओपन है ऑलरेडी और ऑलरेडी रनिंग है। इन सब के होते हुए भी डी मार्ट ने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया और कैसे चीप प्रोजेक्ट या चीप प्रोडक्ट हमें अवेलेबल कराए और अवेलेबिलिटी के साथ साथ अपना आप को ग्रो कैसे कर रहा है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 2000 के अराउंड, जब मिस्टर राधा कृष्ण दमानी ने हमारा किराना बाज़ार को समझने के लिए अमेरिका का ट्रैवल किया। उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी वॉलमार्ट को के बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर कोई भी कस्टमर है तो वो कैसे क्या-क्या अपनी ट्रॉली में डालता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। और वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने के बाद में सेम उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया इंडिया में। वैसे उन वो वॉलमार्ट से इन्फ्लुएंस्ड मिस्टर राधा कृष्ण दमानी वॉलमार्ट से इन्फ्लुएंस 90s में हो गए थे। उन्होंने वहाँ के बिज़नेस को देखा, समझा और उसके बाद में उन्होंने ट्रैवल भी किया 2000 के अराउंड, तो उन्होंने सब कुछ देखा। उसके बाद में 2002 में इंडिया में महाराष्ट्र में पहला उन्होंने स्टोर खोला। स्टोर खोलने के बाद में उन्होंने अपना धीरे-धीरे अपना आप को बढ़ाया। तो कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स रहे जिसकी मदद से उन्होंने अपना आप को ग्रो किया। तो वो कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अब। तो पहला इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा जो आता है, इन्होंने जब भी कोई भी स्टोर खोला, तो वो हमेशा टारगेट किया मिडिल क्लास और लो क्लास को। जहाँ पे इनका जितना भी आप स्टोर देखोगे वो मिडिल क्लास और लो क्लास के लोगों के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि इनका टारगेट जो पीपल है वो मिडिल क्लास और लो क्लास के पीपल है। ये कोई हाई क्लास के क्वालिटी बंदे नहीं चाहते, मिडिल क्लास और लो क्लास के बंदे चाहते हैं, जिससे उन्हें प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिल जाए। सस्ते दामों पर मिलने के बाद में उससे वो ज़्यादा बेच पाएँ और जितना ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट। थोड़ा कम मार्जिन के साथ बिकेंगे, पर जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी बिजनेस मॉडल को माइंड में रखते हुए इन्होंने ये किया कि टारगेट ऑडियंस जो रखा या टारगेट पीपल जो हैं इनका, कस्टमर जो मेन कस्टमर है इनका, वो है मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिलीज। दूसरा इनका मेन पॉइंट आता है, इन्होंने जितने भी अपने स्टोर्स खोले वो खुद की लैंड लेके खोले। मीन्स कोई भी इनका रेंट पे नहीं लेते कभी भी। इन्होंने अपना स्टोर खोला, वो उस रेंट पे नहीं लिया कभी भी। रेंट पे नहीं लेने की वजह से इनको ये फ़ायदा होता है कि अब इन्हें बार-बार रेंट नहीं चुकाना। एक बार ये तो नहीं है कि उन्हें कॉस्टली नहीं पड़ता। पहले में किसी स्टोर को खड़ा करने के लिए बहुत कॉस्टली होता है और उसे खड़ा करके फिर रनिंग में लाना, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। पर ये एक ही बार में अपना सारा अमाउंट डालते हैं और उसको प्रॉफिटेबल भी बनाते हैं। प्रॉफिटेबल बना के उसको रन भी करते हैं। तो इन्होंने पहल में इससे इनका ये फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में जो हम रेंट पे देते रहते हैं, हम रेंट जो पे करते हैं, वो इन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया। जो भी इनका है वो अपने सा ही खड़ा किया है सारा कुछ। लैंड भी इनका है, सब कुछ उसे खुद किया है। अगर ये लैंड नहीं ले पा रहे कहीं, तो इन्होंने उसको लीज़ पे लिया है 30 टू 40 ईयर्स के लिए मिनिमम। इतना ही लॉन्ग टर्म के लिए लीज पे लेते हैं, जिससे इन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में, कि आज बोले कि आज यहाँ से छोड़ दो। तो डीमार्ट ऐसा नहीं करता। पहले उन्होंने किया कि मिडिल क्लास लो क्लास के बीच में जाके स्टोर खोले अपने। दूसरा, जो स्टोर हैं उनके, वो भी खुद के हैं। मीन्स कोई रेंट नहीं पे करना, कुछ नहीं करना, बस जो है उनका खुद का है और वहाँ से रनिंग कॉस्ट डिजाइन करनी है। तीसरा आता है लोकेशन का। वही जो मेट्रो की टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, तो उनमें ही मेनली बिजनेस करना है। अदर में जहाँ नहीं हो सकता, या फिर जहाँ पॉश एरिया है, जहाँ मिडिल क्लास और लो क्लास के बंदे ज़्यादा रहते हैं, फैमिलीज़ ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पे इनका टारगेट ऑडियंस है।
आप इनके जितने भी स्टोर देखोगे वो सभी उसी जगह अवेलेबल हैं जहाँ पे मिडिल क्लास और लो क्लास के ज़्यादा बंदे अवेलेबल हैं। अब एक और पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब जो सप्लायर है उससे भी रिलेशनशिप बना के रखना है। मीन्स उससे रिलेशनशिप कैसे बनेगा, जो सो तुम टाइम पे पेमेंट कर दोगे। अब आपका कोई भी सप्लायर है, अदर जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट सेलर हैं, तो उनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक बैलेंस मिलता है, उसका उन्हें जो पेमेंट करना होता है वो 60 डेज के अंदर करते हैं। 60 डेज के अंदर लेते हैं टाइम, 30 to 40 डेज, किसी का 60 डेज, डिपेंड करता है। पर इंडिया डी मार्ट के केस में ये बिल्कुल भी नहीं है। डी मार्ट 6 से 7 दिन में पेमेंट कर देता है, प्लस 6 से 7 दिन में पेमेंट कर देता है। ये अपने पास ज़्यादा दिन का पेमेंट नहीं रखते, ज़्यादा से ज़्यादा भी खींचा तो 10 से 12 दिन, इससे ज़्यादा ये पेमेंट को नहीं रोकते किसी का। तो इसका प्रॉफिट ये होता है कि इन्हें जो प्रोडक्ट है वो इन्हें सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। अब सस्ते दामों पर प्रोडक्ट मिल गया तो और भी इन्हें फ़ायदा हो गया। इससे सप्लायर से वो सस्ते दामों पे ले सकते हैं ना, कि कोई भी अगर हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो सप्लायर बड़े खुशी खुशी वो सस्ते दामों पर प्रोडक्ट होगा। एक और पॉइंट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो अब मुझे अपना साबुन बेचना है या फिर मुझे अपना तेल बेचना है, तो मैं अगर डी मार्ट पे जाऊँगा तो ऐसे स्टोर्स क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। भाई हम इतना पैसा लेंगे जब तुम्हारा प्रोडक्ट हम अपने इस पे बेचेंगे, अपने स्टोर्स पे बेचेंगे। अब उन्हें पता है कि ये जितने जितने स्टोर्स हैं, ये अगर इन पे मेरा प्रोडक्ट लिस्ट होगा तो मेरी सेल बढ़ेगी, अगर इन पे लिस्ट नहीं होगा तो मेरी सेल गिर जाएगी। तो ऐसे सप्लायर्स के ऊपर थोड़ा दबाव रहता है कि मुझे अपना प्रोडक्ट इन स्टोर्स पे अब अवेलेबल कराना है, मीन्स लिस्ट कराना है। तो वो उनके एवरेज में कुछ पैसा देते हैं उन्हें। तो डी मार्ट क्या करता है, उसी जो उसको कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट को लिस्ट कराने के लिए जो पैसा उन्हें मिला है, उस पैसे से वो उस प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हैं। अब ऐसे प्राइस कम करने से अदर जो कंपटीशन है वो तो कर ही नहीं पाते इतना। तो इसी वजह से अब डी मार्ट बहुत बड़ा हो चुका है। आज उनके अप्रोक्स ऑल ओवर इंडिया 271 आउटलेट है। अब एक और चीज़ थी, ये थी कि इन्होंने अपना सारा लैंड खुद का खरीदा है। अपना सारा लैंड खरीदने में पहले में तो बजट बहुत ज़्यादा आता है, पर सेकंड अब मेरे ऐसा समझते हैं कि मैंने एक लैंड खरीद कर पूरा खड़ा किया, पूरा खड़े करने के बाद में मुझे एक स्टोर से मैं कमा रहा हूँ 1000 रुपये। अब मुझे अगला स्टोर खड़ा करने के लिए मुझे चाहिए 5000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, 1000 करके 5 बार में जब मेरा हो जाएगा तब मैं अगला स्टोर खड़ा पाऊँगा। तो उस 5000 को कलेक्ट करने के लिए मुझे कितने साल लगे, 4 साल। तो अगला स्टोर मेरा जो खड़ा हुआ वो हुआ 4 साल में। फिर अब मुझे 5000 रुपये ही चाहिए अगला स्टोर खड़ा करने के लिए। अब मैं 2 स्टोर से 5000 रुपये कमा, अब मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं अगले कितने साल में ये कमा सकता हूँ, अब उसका हाफ हो जाएगा। मीन्स पहला स्टोर खड़ा करने के लिए अगर मुझे 4 साल लगते हैं, अब मुझे 2 स्टोर से उतनी ही कमाई हो रही है, तो अब मैं 2 साल में एक नया स्टोर खड़ा कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास 3 स्टोर हो गए। अब 3 स्टोर से मैं 1000 कमा रहा हूँ। अब मुझे 5000 मुझे एक और स्टोर खड़ा करने में लगेंगे। तो ऐसे करके अगला स्टोर खड़ा करने में मैं और जल्दी खड़ा करूँगा। तो यही इनका बिजनेस मॉडल है। आप इनके स्टोर्स देखोगे धीरे धीरे करके, तो उन्होंने ऐसे ही बढ़ाया, पहले एक स्टोर को सक्सेसफुल किया, फिर 2 स्टोर को सक्सेसफुल किया, उनसे जो पैसा आया फिर उससे तीसरा स्टोर खोला, फिर 3 स्टोर से जो सक्सेसफुल होने के बाद में उनसे जो अच्छा बजट आया उससे चौथा खोला, फिर 4 से फिर 5वां खोला। तो पहल में तो टाइम लगा, पर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में जो इनके नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं, अब जाके इनके नंबर ऑफ स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये मेनली फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो कोई भी स्टोर है, अगर वो स्टोर खुला है तो वो कैसे हमें प्रॉफिट जल्दी दे। तो प्रॉफिट जल्दी दे उसके लिए ये इनके स्टोर में आप कभी भी जाओगे तो कभी वो ज़्यादा अच्छे सजे धजे नहीं मिलेंगे, बस सामान रखा है, आइए ले जाइए। और कोई उसमें अच्छी वो नहीं मिलेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल नहीं मिलेंगे उसमें, आपको ऐसा सामान भी ऐसे ही लगा हुआ मिलेगा, बस रखा है, ये रखा है, आप आइए खरीदिए और चले जाइए। क्योंकि
जितना मैं सजा के रखूँगा उसके लिए मुझे और ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये इनका फोकस मेनली किस पे, कि प्रोडक्ट की लोअर कॉस्ट रखी जाए, कितने छोटे से कम से कम और छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो और कम से कम दाम में अवेलेबल हो। तो इन्होंने ये भी किया है कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो डाइवर्सिटी है उसके तरह से ही इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या क्या पॉपुलर है उसी के हिसाब से अपना आपको डिजाइन किया है और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी कराई हैं अपने स्टोर्स पे। तो इनका मेनली फोकस वही है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। तो मिडिल क्लास लोअर क्लास की जो ज़रूरतें हैं रियलिटी में वो सब इन्होंने प्रोवाइड कराई हैं और सस्ते दामों में। यही रीज़न है कि जो किराना है, किराना को तो कोई पैसे नहीं देता अपने यहाँ प्रोडक्ट रखने के लिए। जो किराना की दुकान है वो इंडिया मार्ट के सामने, सॉरी, डी मार्ट के सामने आके फेल हो जाती है। तो यही भी इनका बिजनेस मॉडल इन्हें बहुत आगे ले जा रहा है। और यही रीज़न है आज ये इंडिया के फिफ्थ 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 रिचेस्ट पर्सन है इन ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इन्होंने अप वैल्यू ऑफ टाइम को समझा है। अपना जो टाइम है उसे धीरे 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 करके बढ़ाया, तो इसी वजह से ये आज इतने बड़े रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। और मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जो स्टॉक्स मार्केट के आज के हमारे कह सकते हैं बफेट साहब हैं, एज ए बफेट हम उन्हें काउंट करते हैं। तो वो भी इन्हें अपना एक अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।